हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस की ज्योग्राफी के यहाँ पे पीवाईक्यूज और ये हमारा पार्ट 8 होने वाला है। इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे सीडीएस 1 2020 वाले पेपर में जितने भी आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन आए थे उन सब पे। अब इससे पहले मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के पिछले 5 साल के क्वेश्चन करा चुका हूँ। और यहाँ पे इससे पहले भी मैं आपको 7 पार्ट करा चुका हूँ यहाँ पे ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज की। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने सारे वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ आई बटन पे भी मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने अभी तक अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूँ तो आपसे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। और साथ ही साथ अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए यहाँ पे ज्योग्राफी से जो हमने यहाँ पे पीवाईक्यू शुरू किए तो उसकी भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी आपको चैनल पे। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ यहाँ पे जितना ज़्यादा हो सकता है इसको शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हमारी ये चल रही है। और यहाँ पे अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो भी आप यहाँ पे कमेंट पे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है, तो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कितनी स्टेट्स या यूटी है इंडिया की जो कि यहाँ पे 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, स्टेट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कंट्रीज की बात हो रही है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या, सिक्किम। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। फिर एक है आपके पास यहाँ पे वेस्ट बंगाल। फिर है आपके पास यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे 4 ही हैं, तो मैक्सिमम आपके पास 4 ही वैसे भी दे रखा है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होने वाला है। अब ये कैसे होगा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपका जो सिक्किम है ये आपका किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पहला यहाँ पे आपका होता है यहाँ पे भूटान। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे चाइना और साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्या है, नेपाल। ठीक है, तो आपको ये 3 जो यहाँ पे पता चल गई, ये 3 कंट्रीज के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर कर रहा है। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश आपका किस किस के साथ करता है। तो एक आपका यहाँ पे है भूटान। ठीक है, फिर इसके में भी आपका क्या है यहाँ पे, चाइना। बस यहाँ पे नेपाल की जगह क्या आ जाएगा, म्यांमार। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर अगर हम यहाँ पे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल के यहाँ पे ऊपर साइड में आपको मिलता है, यहाँ पे नेपाल से टच होता है। ईस्ट साइड से तो आपको पता ही है कि बांग्लादेश है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, बांग्लादेश। और आपको वेस्ट में क्या मिलता है, यहाँ पे भूटान मिलता है। सॉरी, नॉर्थ ईस्ट में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे भूटान से टच होते हुए दिखता है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लद्दाख की। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये 3 बाउंड्रीज कैसे शेयर कर रहा है। तो देखो सबसे पहले तो ये शेयर करता है आपकी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे शेयर करता है ये अफगानिस्तान के साथ। फिर यहाँ पे शेयर करता है ये चाइना के साथ। ठीक है, अब देखो मैं मैप के थ्रू यहाँ पे समझा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जैसे पता है कि हम लोग अपना पूरा यहाँ पे मानते हैं। ठीक है, हम पीओके ऐसा कुछ एग्जिस्ट भी करता है हम लोग नहीं मानते। ठीक है, तो आपको ये बात मान के चलनी है, हमारा जो रियल मैप है वो हमारा ये मैप है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपके पाकिस्तान का यहाँ पे क्या है, बॉर्डर है। ठीक, और यहाँ पे इतना जो पार्ट है ना, इतना ये आपका होता है यहाँ पे अफगानिस्तान। ठीक है, और इसके इस साइड में आपको मिलेगा चाइना। तो बस इतना सा ही एरिया है यहाँ पे, मैप में आपको इतना सा दिख रहा है, वैसे रियल लाइफ में तो बहुत है, पर जो मैप में आपको दिख रहा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उतना सा एरिया है जहाँ पे आपका जो लद्दाख है वो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो हम लोग यही मान के चलते हैं क्योंकि पीओके इंडिया के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 ही आपकी ऐसी स्टेट्स या यूटीज हैं जो यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा स्टेट्स आप कंट्रीज आप ऐसा बोल सकते हो जिसके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें दिख रही है कि 3 ही के साथ कर रही है वैसे तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी यहाँ पे कंट्रीज, और मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे हर एक पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इंडिया के मैप को तो एकदम अच्छे से करके जाना है आपको। अच्छा गाइज, इस क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग थोड़े कंफ्यूज हो उसको लेके, तो यहाँ पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, जब भी आपसे पूछा जाए ना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आप मान लो, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात करते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, ये आपका है कंप्लीट, जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 82.5, उसके बाद मैं बोल रहा हूँ डिग्री। ठीक, इसी को ही हम दूसरे टर्म में कैसे लिखते हैं, इसको ही हम लोग लिखते हैं 82 डिग्री। और फिर होता है आपके यहाँ पे 30 मिनट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली सेम ही चीज़ है। ठीक है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 82.5 डिग्री भी सही है और 82 डिग्री 30 मिनट्स भी यहाँ पे सही है। ठीक है, क्योंकि 30 मिनट से आपका 0.5 बन जाएगा। ठीक है, तो आपको इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको कहीं ऐसा दिख रहा है कि 82.3 है तो वो गलत है। ठीक है, 82.5 डिग्री आपका यहाँ पे सही है और 82 डिग्री 30 मिनट्स यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये पर्टिकुलर आपका आंसर होने वाला है। अच्छा, तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द ब्लैक सी।
तो देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन-कौन सी कंट्रीज़ आपकी ब्लैक सी से लगती हैं, आपकी ब्लैक सी कहाँ पे पड़ती है, ठीक है? और ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जहाँ पे आपका सी ऑफ अज़ोव है, वहीं पे आपका क्या है, ब्लैक सी भी है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे कंट्रीज़ कौन-कौन सी बॉर्डर करती है, ये पता होना चाहिए। दूसरा कि अगर आपसे मान लो इंडिया के बारे में पूछ लेते हैं कि इंडिया में अरेबियन सी पे कौन-कौन सी यहाँ पे ड्रेन करती है, तो आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो इसी टाइप से आपको इंडिया से रिलेटेड भी क्वेश्चन खुद बनाने हैं और खुद सोचने कि क्या पूछा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे इंडिया से कौन सी यहाँ पे वेस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है, कौन सी अरेबियन सी में ड्रेन कर रही है, कौन सी वे ऑफ बंगाल में ड्रेन करेगी, तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपको होने वाला है वोल्गा, और यहाँ पे मैं आपको मैप के थ्रू भी थोड़ा दिखा देता हूँ। तो ये आपकी यहाँ पे ब्लैक सी और ये है आपकी यहाँ पे सी ऑफ अजोव, ठीक है? तो इस साइड में आपको देखने को मिलता है क्या, रशिया, और ऊपर की साइड में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपका यूक्रेन, ठीक है? तो देखो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, देखो ये तो है आपका क्रीमिया, ठीक है? तो यूक्रेन आपको कहाँ मिलेगा, ये यूक्रेन है और यहाँ पे रशिया है, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा था यहाँ पे दानूबे रिवर, ठीक है? तो आपका ये ब्लैक सी से मिलती है। फिर आपको यहाँ पे दूसरी कौन सी रिवर दे रखी थी, एक डॉन दे रखी थी और एक नाइपर दे रखी, ठीक है? तो देखो नाइपर भी यहाँ पे है और डॉन भी यहाँ पे, तो ये सब आपकी ब्लैक सी में जाके मिल रही हैं, ठीक है? पर वोल्गा आपकी नहीं मिल रही है, तो आपको देखो याद रखना है, जो आपकी यहाँ पे वोल्गा रिवर है, ये आपकी यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है? यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि ये जो ड्रेन होती है, ठीक है? अगर ये हम बात करते हैं यहाँ पे वोल्गा रिवर कहाँ पे ड्रेन होती है, तो ये आपकी ड्रेन होती है कैस्पियन सी में, ठीक है? आपकी कहाँ ड्रेन होती है, कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। अब देखो अगर मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कैस्पियन सी को यहाँ पे कौन कौन बॉर्डर करता है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो देखो ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका यहाँ पे कजाकिस्तान, ठीक है? यहाँ पे क्या है आपका कजाकिस्तान। फिर इस साइड में आपको यहाँ मिलता है रशिया, ठीक है? कैस्पियन सी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पे आपका मिलता है अजरबैजान, ठीक है? अजरबैजान। फिर नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिलता है ईरान, ठीक है? फिर इधर आपको मिलता है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है? तुर्कमेनिस्तान। तो आपकी ये कुछ कंट्रीज है जो यहाँ पे आपकी कैस्पियन सी को यहाँ पे बॉर्डर करती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या आपकी यहाँ पे कैस्पियन सी है। तो देखो ये सब इंपॉर्टेंट जो भी आपकी सीज वगैरह है ना, वो आपको याद होनी चाहिए कि वो किस किस कंट्री के साथ यहाँ पे बॉर्डर कर रही है, क्योंकि आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे पिछली बार आपसे बाल्टिक नेशन पूछा था, अगर आपको पता था कि बाल्टिक सी कहाँ पे है तो आप इजीली बता सकते थे, ठीक है? तो इसलिए आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कौन सी सी कहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे आपका आंसर सही होने वाला है यहाँ पे वोल्गा, और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो सब आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मनरेगा, ठीक है? मनरेगा का कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं है? तो देखो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है? बहुत बड़ा यहाँ पे आप बोल सकते हो इसका फुल फॉर्म है, पर आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है? ईजी है याद करना भी। और बेसिकली ये क्या गारंटी क्या करता है, ये गारंटी करता है राइट टू वर्क, ठीक है? आपको यहाँ पे पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए कि राइट टू वर्क ये गारंटी करता है, ठीक है? फिर यहाँ पे इंश्योर करता है कि वो एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये एकदम करेक्ट है, ठीक है? लास्ट वाला तो एकदम ही करेक्ट है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे ये एक तरीके से एम्पावर कर रहा है वुमेन को कि यहाँ पे वो राइट टू वर्क के लिए, ठीक है? दूसरा चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे 100 डेज के लिए एटलीस्ट यहाँ पे गारंटी करता है ये पर्टिकुलर एक्ट कि यहाँ पे जो अनस्किल्ड लेबर है ना, ठीक है, जो आपके यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर होते हैं उनको 100 डेज के वेजेस, ठीक है, पर ईयर, 100 डेज पर ईयर, ठीक है, पर ईयर जो आपके यहाँ पे वेज होते हैं वो उनको मिले, ठीक है? ये पर्टिकुलर एक्ट ये गारंटी करता है कि उनको इतना काम मिले कि एटलीस्ट यहाँ पे 100 डेज ऑफ गारंटी उनको मिले यहाँ पे वेजेस में, ठीक है? आपको दूसरी चीज़ यहाँ पे ये याद रखनी है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा है, प्रोवाइडिंग अप टू 100 डेज ऑफ स्किल्ड लेबर, ठीक है? तो स्किल्ड लेबर नहीं है, अनस्किल्ड लेबर है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा पहला। बाकी आपका पूरा सही था, बस स्किल्ड यहाँ पे इन्होंने यूज़ कर दिया अनस्किल्ड की जगह, ठीक है? तो आपसे यहाँ पे नॉट ही पूछा था, तो आपका ए ही ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? आपको पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरा यहाँ पे जो ये लोग प्रोडक्टिव एसिड्स हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एसिड्स, तो ये एकदम करेक्ट है। आप बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे आपकी जो लेक्स होते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स वगैरह हो गए, ठीक है, रोड्स हो गए, तो इन सब जगहों पे एक्सेट्रा ऐसे जो चीज़ें होती हैं, तो इन सब जगहों पे आपका यहाँ पे मनरेगा के जो वर्कर्स होते हैं वो यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनहेंसिंग लाइवलीहुड सिक्योरिटी, तो बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर ही रही है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पे इम्पावर कर रहे हैं यहाँ पे वुमेन को काम करने के लिए भी।
ठीक, तो आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पे 100 डेज पर ईयर की वेजेस देते हैं अनस्किल्ड लेबर को, और ये राइट टू वर्क यहाँ पे बताता है। ठीक है, और मनरेगा का फुल फॉर्म क्या था आपका? मनरेगा का फुल फॉर्म था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या है, यहाँ पे गलत है, और वही आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में वापस आपसे यहाँ पे मैप बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइंस गंगा डायरेक्टली। ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी रिवर है जो गंगा से डायरेक्टली यहाँ पे ज्वाइन कर रही है। तो बेसिकली आपसे यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, इसकी ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो जैसे मान लो आपकी यहाँ पे ये गंगा बह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी यमुना जो है यहाँ पे इस गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपकी राइट बैंक यहाँ से आएंगी और लेफ्ट बैंक आपकी यहाँ से आएंगी। ठीक है, तो देखो राइट बैंक आपकी ट्रिब्यूटरीज को याद करने का बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला या बोल लो आप, या ट्रिक बोल लो, यमी सोडा। ठीक है, तो यमी सोडा से क्या आप बता सकते हो, एक आपकी होगी यहाँ पे यमुना, ठीक है, फिर दूसरी होगी आपकी यहाँ पे सोन, और फिर लास्ट में कौन सी होगी, लास्ट में होगी आपकी दामोदर। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 रिवर है ना, ये आप ऐसे समझ लो कि ये डायरेक्ट इनसे मिल रही है। ठीक है, गंगा से। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, दामोदर। ठीक है, दामोदर है, दामोदर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि या तो आप दामोदर बोलो या दामोदर। ठीक है, तो ये दोनों एक ही हैं। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि ये आपकी है यमुना, ये आपकी है गंगा। ठीक है, यमुना आपकी यहाँ पे मिल रही है। फिर यमुना की बाकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो यमुना की बाकी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आएगी आपकी चंबल। ठीक है, चंबल में आपकी यहाँ पे आगे जुड़ जाती है बानस। ठीक है, फिर यहाँ पे ही अगर आप देखते हो तो आपकी यमुना में ही आपकी आके जुड़ती है आगे बेटवा। ठीक है, ये बेटवा। और अगर हम केन की भी बात करते हैं तो केन भी आपकी यहाँ पे बेटवा के बाद जुड़ती है, यहाँ पे केन वो भी जुड़ती है आपकी यमुना में ही। ठीक है, तो जो आपको यहाँ पे बाकी जो रिवर्स दे रखी है, जैसे चंबल दे दिया, बेटवा दे दिया, केन दे दिया, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये सब आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अब मैं मान लो अगर मैं पूछना होता, मुझे पूछना होता क्वेश्चन, तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता था कि जो जो ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे यमुना की मिल रही हैं, ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो आपको उसको ईस्ट से वेस्ट तक लगाना है। तो आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए कि कैसे कैसे यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज मिल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, जो कि है सोन। और सोन आपकी क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आपकी गंगा से ही मिलती है। ठीक है, तो वो आपकी यहाँ कहीं आके मिलती है। ठीक है, सोन, ये आपकी क्या है, सोन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो कमर्शियल एग्रीकल्चर कौन से होते हैं, जहाँ पे आप अपनी एक पर्टिकुलर क्रॉप को उगाते हो, फिर आगे जाके आप मार्केट में सेल कर देते हो। ठीक है, तो सेल करने के लिए आप यहाँ पे अपने क्रॉप्स को उगा रहे हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सब चीज़ों की, तो आपकी यहाँ पे डेयरी फार्मिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये आपकी क्या होती है, कमर्शियल होती है। ठीक है, आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, डेयरी फार्मिंग हो गई, ग्रेन फार्मिंग भी जो आपको यहाँ पे दे रखा है, और लाइफ स्टॉक रैंचिंग, ये तीनों ही आपकी क्या होते हैं, कमर्शियल टाइप के आपका एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपको लास्ट दे रखी है ना, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो ये क्या होता है आपका, ये कमर्शियल नहीं होता है। अब कैसे कमर्शियल नहीं होता है, जो यहाँ पे आपको दे रखा है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो देखो यहाँ पे सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का बेसिक मतलब क्या है कि आप जो भी क्रॉप उगा रहे हो ना, वो अपने कंजम्पशन के लिए ही उगा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने मान लो कोई भी एक क्रॉप उगाया, वो अपने लिए ही उगाया। ठीक है, उसको सेल नहीं किया, आपने सेल नहीं किया है। ठीक है, अपने लिए ही ग्रो किया और खुद के लिए कंजर्व कर लिया, मतलब आपकी भूख लग रही थी, आपने वो पर्टिकुलर क्रॉप उगाई और खुद ही खाई है उसको। ठीक है, किसी दूसरे को सेल नहीं किया, आप ऐसे समझो। ठीक है, तो ये इसलिए ये क्या आपकी कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को सेल नहीं कर रहे हो अपनी क्रॉप। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे एक ट्राइब दे रखी है, नीशी ट्राइब। आपको ये बताना है कि मेनली कौन से आपके स्टेट में यहाँ पे फाउंड होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको आंसर पता होना चाहिए, इसका आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश। और ये क्वेश्चन बहुत बार यहाँ पे आप बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया। ठीक है, तो ये ट्राइब भी इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखनी है ना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो अंडमान एंड निकोबार में जो सबसे ज्यादा जिस ट्राइब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो वो है यहाँ पे आपकी सेंतनलीज। ठीक है, सेंतनलीज आपकी यहाँ पे वो ट्राइब है जिसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। फिर आपका यहाँ पे एक और ट्राइब है ओरॉन्स। ठीक है, फिर एक और यहाँ पे आपका ट्राइब है ओंगीज। ठीक है, ये आपको इतनी तो ट्राइब एटलीस्ट याद होनी चाहिए अंडमान एंड निकोबार की। ठीक है, फिर ना अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आपके केरला से रिलेटेड, तो केरला में आपकी जो ट्राइब्स है, ठीक है, उसका यहाँ पे क्या नाम है, तो सबसे पहली आपकी आती है यहाँ पे मोफलास। ठीक है, अगर आपने देखो हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इसके बारे में पता होगा आपको। फिर आपके पास अगली यहाँ पे जो ट्राइब आती है वो आती है उरालिस। ठीक,
फिर नेक्स्ट जो ट्राइब है वो यहाँ पे कौन सी है, वो है आपकी यहाँ पे एरावलन। ठीक है, इतनी ट्राइब आपको एटलीस्ट यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो आपके पास आता है अब यहाँ पे कश्मीर रीजन। ठीक है, तो कश्मीर रीजन में आपकी यहाँ पे जो सबसे फेमस ट्राइब है जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो वो है आपकी यहाँ पे भाकरवल। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपकी गुज्जर। ठीक, फिर आपकी यहाँ पे गाड़ी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपकी एक बाल्टी। ठीक है, ये सब ट्राइब के नाम है। ठीक है, मैं अपने आप नहीं बना रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे मोन। ठीक है, फिर आपके पास है यहाँ पे चेंगपा। तो एटलीस्ट आपको इतनी ट्राइब्स के नाम तो यहाँ पे पता होने चाहिए इन सब रीजन्स में। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में अगर मैं और आपको यहाँ पे बताता हूँ तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक मिलती है आदि ट्राइब। ठीक है, आदि ट्राइब के बाद आपको यहाँ पे एक मिलती है मोनपा। ठीक है, मोनपा के बाद आपको एक मिलती है ईदू। ठीक है, फिर आपको एक मिलती है दाफला। तो यहाँ पे आपको इतनी ट्राइब पता होनी चाहिए अरुणाचल प्रदेश की एटलीस्ट। ठीक है, तो जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, यहाँ पे देखो अरुणाचल में आपकी यहाँ क्वेश्चन में ही है नीशी। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे है आदि, और यहाँ पे अंडमान में तो तीनों ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो मार्क ही कर लेना। और उसके बाद यहाँ पे आपकी है बकरवाल, फिर यहाँ पे मोफलास। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे है चैंगपा और एरावलन। ठीक है, तो ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरालिस। तो ये जितनी भी आपको मैंने यहाँ पे लिखवाई है ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, और भी यहाँ पे ट्राइब्स होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही ट्राइब होती है पर्टिकुलर स्टेट में, और भी यहाँ पे ट्राइब्स होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है कि इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स, ठीक है, इज डिस्क्राइब्ड एज वन स्टेट मैनी वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे कर्नाटका। तो आपको यहाँ पे ये तो पता होना चाहिए। अब देखो बाकी को हम लोग क्या बुलाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये है आपका यहाँ पे औसम आसाम। ठीक है, औसम आसाम। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल को किस नाम से बुलाते हैं, तो ब्यूटीफुल बंगाल। ठीक है, ब्यूटीफुल बंगाल। फिर यहाँ पे बात करते हैं आपके यहाँ पे राजस्थान की, तो राजस्थान का है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे मैं और कुछ भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे वो पता होना चाहिए। देखो अब यहाँ पे केरला की तो यहाँ पे मैक्सिमम हर एक को यहाँ पे पता है। और इसके यहाँ पे टैगलाइन क्या है, यहाँ पे गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश की क्या है, हिमाचल प्रदेश की है अनफॉरगेटेबल हिमाचल। ठीक है, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल हिमाचल। ठीक है, अब ये आना बहुत ज़्यादा वैसे मुश्किल है, पर यहाँ पे आपको एटलीस्ट इतना बस थोड़ा बहुत आइडिया, इसमें कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा आपको। बस एक दो बार बस आप रीडिंग कर लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब उसके बाद आपकी यहाँ पे आती है नागालैंड। और नागालैंड को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं, हम लोग बुलाते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, फिर लास्ट है आपकी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, वो है आपकी यहाँ पे सिक्किम। और सिक्किम को हम लोग बुलाते हैं स्मॉल बट ब्यूटीफुल, स्मॉल बट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये कुछ आपके यहाँ पे नाम है जो आपको याद रखने हैं। आप ऐसा समझ सकते हो ये आपके स्लोगन है इन सब आपके स्टेट्स के, और आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स का कर्नाटका, ऑप्शन सी। नाउ ये वाला जो क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे आपका टॉपिक है एक विंड। ठीक है, तो यहाँ पे उस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा है। तो देखो ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे विंड से देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ओशन करंट से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, पर तब भी आपको यहाँ पे इसको स्टार मार्क कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिक नाम है ना उसकी वजह से आपसे हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे भी जो नाम दे रखे हैं आपको, इनको ही नहीं पता होगा आपको कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है आपकी डिफरेंट टाइप की विंड्स हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी अ कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन इज नोन एज। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट ही डायरेक्ट दे दिया, बस आपको उसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, बोरा। ठीक है, तो पहले तो आपको ये नाम याद रखना है बोरा, और यहाँ पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक दे दी है। अब हम यहाँ पे बात कर ले तो जो आपको यहाँ पे बाकी जो दे रखी है वो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मिस्ट्रेल। तो मिस्ट्रेल बेसिकली आपकी यहाँ पे कोल्ड एंड ड्राई विंड होती है। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई विंड होती है, और ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है यहाँ पे फ्रांस में। ठीक है, जो आपके यहाँ पे माउंटेन्स है ना एल्प्स, वहाँ पे आपको ज़्यादातर यहाँ पे ये देखने को मिलती है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 22, और 22 आपकी ये क्या है, ये भी आपकी क्या है, कोल्ड एंड ड्राई विंड है। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई विंड, और ये भी आपको कहाँ देखने को मिलती है, ये भी आपको यहाँ पे फ्रांस में देखने को मिलती है।
इटली में देखने को मिलती है और स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है, ठीक है? तो स्विट्ज़रलैंड में आप बोल सकते हो स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ब्लिज़र्ड की, ठीक है? तो ब्लिज़र्ड यहाँ पे जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था जब हमने एक क्वेश्चन किया था अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कि आपको कौन से स्टेट में आपको ब्लिज़र्ड देखने को मिल सकते हैं। तो ब्लिज़र्ड भी आपकी बेसिकली विंडी होती है, पर आपको देखो ये कहाँ आपको देखने को मिलेगी जहाँ का एल्टीट्यूड ना बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है? जैसे अरुणाचल प्रदेश का जो एल्टीट्यूड है बहुत ऊँचा है, तो वहाँ पे उस एरिया में आपको यहाँ पे ब्लिज़र्ड देखने को मिलेगा। पर वही सेम अगर मान लो आप यहाँ पे यूपी साइड में आ जाते हो या फिर ऐसी जगह पे आ जाते हो जो प्लेन है, तो वहाँ पे आपको ब्लेज़र्स देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो आपको ऐसे याद रखना है कि जहाँ हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? ब्लेज़र्स देखने को मिलते हैं। हमने ये पिछले वीडियोज़ में हमने सॉल्व कर रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो इससे आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़ नहीं होना है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की विंड ज़रूर कर के जाना है यहाँ पे, ठीक है? तो ये तो आपको 4 दे रखी है, पर और भी टाइप की जो विंड्स है, वो भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रखा है, द नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड इज टर्म्ड एज। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अरेबल लैंड किसको बोलते हैं। अरेबल लैंड हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चरल लैंड को, ठीक है? तो एग्रीकल्चरल लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अरेबल लैंड बोलते हैं। ये पहली चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए और इसका आपका करेक्ट आंसर यहाँ होने वाला है ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, साइकोलॉजिकल डेंसिटी, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्यों ये सही है, हम पहले उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? बाकी भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो जो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चरल डेंसिटी दे रखा है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान के चलो यहाँ पे एक पर्टिकुलर विलेज है, ठीक है? यहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं और उस पर्टिकुलर विलेज के पास 2 एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है? तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक एग्रीकल्चरल लैंड पे कितने लोग होंगे? 50 लोग हुए और एक पे कितने हुए? 50। तो बेसिकली आपका जो एग्रीकल्चरल डेंसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो जो भी लोग आपके टोटल जो भी आपके लोग रह रहे हैं विलेज में, उसको हम लोग रेशियो करते हैं जितने भी हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर्टिकुलर विलेज में, ठीक है? तो जैसे हमारे पास इस केस में कितने लोग थे, यहाँ पे 100 लोग थे और 2 एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया और 50-50 आपका क्या बना, एक लैंड पे आपके लोग बने, ठीक है? वही सेम अगर मान लो यहाँ पे 100 ही है और यहाँ पे 3 लैंड हो जाते तो कितना हो जाता? 33.33 तीनों में हो जाता, ठीक है? तो इस टाइप से आपकी जो डेंसिटी निकलती है वो आपकी क्या होती है? एग्रीकल्चरल डेंसिटी होती है और ये आप रूरल एरियाज में निकालते हो, ठीक है? तो आपको पहली चीज़ तो यहाँ पे ये याद रखनी है कि आप ये रूरल एरियाज में निकालते हो, जो विलेज वाली एरियाज होती है उसमें निकालते हो, ठीक है? दूसरी चीज़ अब हम यहाँ पे देखते हैं, जो है आपकी यहाँ पे साइकोलॉजिकल डेंसिटी। तो देखो साइकोलॉजिकल डेंसिटी बेसिकली इसका मतलब क्या है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है? वो आपके पर एग्रीकल्चरल लैंड हो, मतलब जैसे यहाँ पे आपने रेशियो निकाला है इसके बीच में, ठीक है? नंबर ऑफ पर्सन और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरियाज में, तो वही सेम आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप कर रहे हो नंबर ऑफ पर्सन पर एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है? तो जैसे जो कि आपको यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे रखा है कि नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है? तो यही आपकी क्या है, यहाँ पे स्टेटमेंट है आपकी साइकोलॉजिकल डेंसिटी की। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तीसरे की, यहाँ पे अर्थमेटिक डेंसिटी की, तो अर्थमेटिक डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है? ये टोटल एरिया है आपके पास और यहाँ पे आपके पास मान लो यहाँ पे 100 लोग हैं, ठीक है? एक एरिया है और यहाँ पे आपके पास क्या है, 100 लोग हैं। तो आप इसको ना, इस पूरे एरिया को आप 100 टुकड़ों में तोड़ देते हो, ठीक है? हर एक को यहाँ पे इक्वल इक्वल जो पार्ट देते हो, तो उससे आप क्या निकालते हो, आप अर्थमेटिक डेंसिटी निकालते हो, ठीक है? यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर आ गई समझ में। अब नाउ आखिरी जो है आपके पास इकोनॉमिक डेंसिटी, ये बेसिकली आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का यहाँ पे टर्म है और जो कि आपका रिलेट किससे करता है, पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ यहाँ पे रिलेट करता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी थी इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या है, करेक्ट। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी, ठीक है? अब देखो लैंड यूज कैटेगरी में आपका यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड आता है, आपको पता है फॉरेस्ट कवर वगैरह, ठीक है, यूज होता है। फिर आपका दूसरा यहाँ पे पेस्च्योर लैंड। तो पेस्च्योर लैंड बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा घास होती है, मतलब ग्रासेज होती है और ग्रास को यहाँ पे एनिमल खाते हैं, ठीक है? तो वो पर्टिकुलर लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, पेस्च्योर लैंड बोलते हैं, जहाँ पे आपके एनिमल घास को आके खाते हैं। नाउ लास्ट वाला जो है यहाँ पे बैरन, मतलब हो गया कि जहाँ पे सूखा पड़ता है वो सब आपका लैंड हो गया, और वेस्ट लैंड तो हो गया आपका कि यहाँ पे यूजफुल नहीं है। पर यहाँ पे जो आपको पूछा जा रहा है कि लैंड यूज कैटेगरी में कौन सा नहीं आता है, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे लैंड यूज कैटेगरी में आता है, क्योंकि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, इसकी फैसिलिटीज़ अच्छे से यहाँ पे प्रोवाइड कर दो। यहाँ पे जो भी आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, या फिर आप बोल सकते हो इसका सॉइल अच्छा कर दो, ठीक है? पर आपका जो यहाँ पे मार्जिनल लैंड है, ये आपका क्या है, यहाँ पे लैंड यूज कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि एक तो पहली चीज़ आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि इसके पास एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो कि कैपेबिलिटी नहीं होती है, और दूसरा ना ही इसके पास कोई इंडस्ट्रियल वैल्यू होती है, ठीक है? अब जैसे बैरन और वेस्टलैंड में क्या है कि आप उनको यहाँ पे इंडस्ट्रियल
आप हब बना सकते हो या इंडस्ट्रियल एक जगह बना सकते हो, इंडस्ट्रियल रीजन में कन्वर्ट कर सकते हो। पर मार्जिनल लैंड आपके ऐसा है जो आपको ना ही इंडस्ट्रियल में कन्वर्ट कर सकते हो, ना ही एग्रीकल्चर में यूज़ आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे? सी होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको कन्वेंशन पूछ रखी है, बेसल कन्वेंशन। तो देखो जो कन्वेंशन वाला टॉपिक है ना, ये आप पढ़ लेना बस। ये आपका स्टैटिक जीके वाले पार्ट में आता है। ठीक है, तो जैसे एफकेट में बेसिकली ज़्यादातर पूछे जाते हैं वैसे तो ऐसे क्वेश्चन, पर यहाँ पे भी अगर गलती से कभी कोई पूछ ले तो आप जो इंपॉर्टेंट है ना, एटलीस्ट वो पढ़ के जाना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपसे पूछ रखा है, बेसल कन्वेंशन इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आपका? करेक्ट आंसर होने वाला है हजार्डियस वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। और जो आपका यहाँ पे ये पीओपी वाला कन्वेंशन है, तो यहाँ पे बेसिकली ये कन्वेंशन है आपका यहाँ पे स्टॉकहोम का। ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन है, तो ये भी आपको यहीं पे पता चल गया। फिर नेक्स्ट है आपके पास रोटरडैम कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है और वो आपका यहाँ पे केमिकल और पेस्टिसाइड्स के आप बोल सकते हो ट्रेड से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे रोटरडैम। आपको पता होगा रोटरडैम जो आपका पोर्ट है यहाँ पे यूरोप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस है और सबसे लार्जेस्ट आप बोल सकते हो, या बड़ा है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो रोटरडैम कन्वेंशन आपका किससे रिलेटेड है? केमिकल एंड पेस्टिसाइड से। फिर आपका एक यहाँ पे कन्वेंशन आता है आपका मरकरी से रिलेटेड, जो आपका यहाँ पे जापान में हुआ था। ठीक है, तो ये आपका किससे रिलेटेड है? यहाँ पे मरकरी से, और इसका नाम है आपका यहाँ पे मीना माटा। तो देखो जैसे आपको यहाँ पे पता भी होगा कि मरकरी से यहाँ पे एक डिजीज आपको हो सकती है, जो है आपकी यहाँ पे मीना माटा डिजीज। तो उसी के ही नाम पे यहाँ पे ये कन्वेंशन रखा गया है, मीना माटा कन्वेंशन, जो कि आपका यहाँ पे मरकरी से ही रिलेटेड है। ठीक है, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है? तो यहाँ पे बेसल कन्वेंशन का करेक्ट आंसर आपका हैजार्डियस वेस्ट। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेसिकली तीनों तो आपको यहाँ पे ही दे दिए, पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट है, वो भी आप यहाँ पे करके जरूर जाना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो दो पेयर दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं ना, बेसिकली आपको बोला है कि यहाँ पे जो वेट फील्ड का नाम है हम लोग उसको नेनकाई भी बुलाते हैं। तो यहाँ पे एक करेक्ट स्टेटमेंट है। ड्राई फील्ड को हम लोग यहाँ पे पुनकाई बुलाते हैं, ये भी करेक्ट है। और गार्डन लैंड्स को हम लोग टोटाकल बुलाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो इस टाइप का क्वेश्चन है ना, मैं ये नहीं बोलूँगा इस पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही कम रेयर चांस है कि आपसे ऐसा पूछा जाए। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए वो आपके लिए क्या है, यहाँ पे ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे ये वर्ड दे रखा है कुड्डापाकर। ठीक है, अब बेसिकली ये आपका क्या है, ये एक सीजन है। कहाँ का? यहाँ पे साउथ इंडिया का। ठीक है, साउथ इंडिया का ये एक पर्टिकुलर सीजन है जहाँ पे ये रिलेट करता है राइस के साथ। ठीक है, तो राइस कल्टीवेशन से यहाँ पे ये रिलेट है। ठीक है, राइस कल्टीवेशन के साथ आपका ये सीजन पर्टिकुलर सीजन रिलेटेड है। तो एक तो आपका ये सीजन होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा आपका कौन सा सीजन होता है? दूसरा आपका होता है यहाँ पे संबा पेशानम। ठीक है, संबा पेशानम। तो यहाँ पे ये दो आपके सीजन है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, और ये दोनों कहाँ से रिलेटेड है? साउथ इंडिया से रिलेटेड है और राइस कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बाकी जो ये वाली चीज़ें हैं, तो ये बेसिकली किसी भी आपकी बुक होगी कहीं से भी आपको यूपीएससी पूछ सकता है, ऐसे रेयर क्वेश्चन है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन ही करके आना है ज्योग्राफी में। आपका मेन मोटिव ये रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आप कर रहे हो ना, वो यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ सही हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए ही आपका क्या है यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि ये जो आपको दे रखा है ये एक सीजन है, ना कि रॉकी वेस्टलैंड है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है द जियोमॉर्फिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन आर। ठीक है, तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्लोप एंगल, स्लोप आस्पेक्ट एंड रिलेटिव रिलीफ। यहाँ पे सारे ही आप बोल सकते हो इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट और एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को। और ये आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप लद्दाख साइड में जाते हो, वहाँ पे हायर एल्टीट्यूड है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप के ट्रीज देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ डिफरेंट टाइप के आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर मान लो आप प्लेन एरिया में आते हो और वहाँ पे अगर आप ट्रीज प्लांट्स और एनिमल देखते हो, तो आपको अलग टाइप के वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हर एक जो एनिमल या प्लांट है वो पर्टिकुलर रीजन में अडेप्ट हो चुका है। ठीक है, तो हर एक का यहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्लोप की वजह से ही यहाँ पे वो अडेप्टेशन उनको मिल रहा है। ठीक है, कि यहाँ पे जैसे मान लो कि कम सनलाइट आ रही है, तो वहाँ पे ऐसे पेड़ आएंगे जहाँ पे जिनको कम सनलाइट चाहिए हो। ठीक है, आप मतलब समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब आप लद्दाख साइड में जाते हो, आपको देखने को मिलता है कि वहाँ पे ऑक्स ज़्यादा आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे अगर आप जैसे राजस्थान साइड में जाओगे, आपको वहाँ पे कैमल भी देखने को मिल रहे हैं। लद्दाख में जाओगे, वहाँ पे भी कैमल देखने को मिल रहे हैं। पर आप जब प्लेन एरियाज में आओगे तो वहाँ पे आपको कैमल्स देखने को नहीं मिल रहे हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको काउस देखने को मिल रही है, तो उस तरफ में आपको ज़्यादा काउस देखने को नहीं मिलेंगी। तो स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट और रिलेटिव रिलीफ जो है बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बता देता है कि प्लांट और एनिमल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है कि जो नारोपा है वो एक एनुअल फेस्टिवल है, आपको आपको बताने की कौन सी स्टेट का है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे यहाँ पे 2020, 2019, 2021 में, पर उसके बाद फिर उन्होंने शिफ्ट लेके मैप बेस्ड क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करने लग गए। ठीक है, पर आपको यहाँ पे दोनों ही करके जाने हैं। ठीक है, ऐसा मत समझना कि अभी यहाँ पे स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं आएगा, अभी भी यहाँ पे आ रहा है। बस एक क्वेश्चन में अब वो एक से ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछ दे रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे मैच द फॉलोइंग आ जा रहा है। तो देखो यहाँ पे आपसे पूछा है नारोपा के बारे में, तो इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का यहाँ पे ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है, और ये बेसिकली एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, या फिर आप बोल सकते हो बुद्धिस्ट फिलोसोफर स्कॉलर थे। ठीक है, जिनका नाम ही था यहाँ पे नरोपा। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे ये पर्टिकुलर फेस्टिवल है। और आपने यहाँ पे एक मोनेस्ट्री सुनी होगी, हेमिस मोनेस्ट्री। ठीक है, हेमिस मोनेस्ट्री आपकी कहाँ पे है, ये भी आपकी है लद्दाख में। ठीक है, इस पर्टिकुलर मोनेस्ट्री में ही ये पर्टिकुलर फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है, और इस फेस्टिवल को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो है आपका यहाँ पे कुंभ ऑफ लद्दाख। ठीक है, कुंभ ऑफ लद्दाख, या फिर आप इसको बोल सकते हो कुंभ ऑफ हिमालय। ठीक है, कुंभ ऑफ लद्दाख या फिर कुंभ ऑफ हिमालय। ठीक है, तो आपको ये दोनों नाम याद होने चाहिए। आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कि नरोपा को और किस नाम से बुलाते हैं, या फिर आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ देगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो बाकी आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तो देखो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं नागालैंड को। तो नागालैंड का तो आपको हर एक को पता है अभी तक। ठीक है, इसके ऊपर पहले भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुके हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल हम लोग यहाँ पे मनाते हैं नागालैंड में। ठीक है, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चंस भी बन रखे हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम में हम लोग क्या बनाते हैं, सिक्किम में हमारा एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है पेंग लहापसोल। ठीक है, पेंग लहापसोल। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, हम लोग ये सिक्किम में मनाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे एक और फेस्टिवल आप बोल सकते हो सागा दावा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है ना, उसके बाद अगला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में हम लोग क्या क्या मनाते हैं, हम लोसर मनाते हैं। ठीक है, लोसर फेस्टिवल। फिर हम ड्री फेस्टिवल भी मनाते हैं, DREE वाला फेस्टिवल। ठीक है, स्पेलिंग में। फिर उसके साथ हम लोग सोलोंग फेस्टिवल भी मनाते हैं। ठीक है, सोलोंग। ये कुछ फेस्टिवल है जो आपको यहाँ पे अरुणाचल के पता होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा था इसका करेक्ट आंसर क्या है, लद्दाख। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है कि इन दी हेडले सेल थर्मल सर्कुलेशन। ठीक है, एयर राइजेस अप एंड फाइनली डिसेंट्स एट, मतलब यहाँ पे एयर राइज होती है, पर कहाँ पे जाके आपकी डिसेंट होती है, आपको उस पर्टिकुलर जोन या फिर उस पर्टिकुलर एरिया का यहाँ पे नाम बताना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हेडलेस सेल क्या है। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पे सर्कुलर सेल होते हैं, जो जो भी आपके इक्वेटर के पास होते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडलेस सेल बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, ये आपके लो एल्टीट्यूड सर्कुलेशन वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, तो लो एल्टीट्यूड वाले हो गए ये। और फिर इसी के साथ साथ यहाँ पे आपका ये दोनों साइड में होते हैं, मतलब जैसे आपका यहाँ पे ये इक्वेटर है, तो आपके ये दोनों साइड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों साइड में होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सदर्न हेमिस्फेयर में होगा या फिर सिर्फ नदर्न हेमिस्फेयर में होगा, ऐसा नहीं है। दोनों ही हेमिस्फेयर में होंगे, लो एल्टीट्यूड होगा। और साथ ही साथ ये वो वाले सेल है जहाँ पे जो इक्वेटर के पास है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो ये जब भी यहाँ पे 30 डिग्री तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, जब भी यहाँ पे ये 30 डिग्री नॉर्थ तक आपके यहाँ पे पहुँच जाते हैं, नॉर्थ या साउथ। ठीक है, क्योंकि दोनों में है आपके इक्वेटर में। ठीक है, इक्वेटर के दोनों तरफ है, इसलिए 30 डिग्री नॉर्थ या फिर 30 डिग्री यहाँ पे साउथ तक पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली जो इनके साथ एयर होती है ना, वो यहाँ पे कूल हो जाती है, और वहीं पे ये क्या हो जाते हैं, डिसेंड हो जाते हैं। तो वहाँ पे ये कौन सा जोन बना रहे हैं, वहाँ पे ये जोन बना रहे हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन। ठीक है, तो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे सी। ठीक है, यहाँ पे क्या बना रहे हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बना रहे हैं, जहाँ पे 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ में आके ये डिसेंड हो जा रहे हैं। ठीक है, कौन से सेल डिसेंड हो जा रहे हैं, हेडलेस सेल डिसेंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे इनडायरेक्टली ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ होने वाला है सी ऑप्शन। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल। ठीक है, मैंने पहले भी बोला इसको स्टार मार्क कर लो, सॉइल का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इज कैरेक्टराइज बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में बता चुका हूँ पहले भी। तो जो सॉइल के पास सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर का, वो आपका कौन सा होता है, वो आपका होता है यहाँ पे हिस्टोसोल। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्टोसोल में सबसे ज़्यादा हाई कंटेंट आपको देखने को मिलता है अगर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है, फिर यहाँ पे अब देखो हम चलते हैं ऑप्शन वाइज, यहाँ पे जो आपको दे रखा है।
तो जो आपके वर्टिसोल होते हैं बेसिकली ये आपके क्ले जैसे होते हैं, ठीक है, जिसका एग्जांपल है आपका यहाँ पे रेगुर सॉइल, जिसको आप ब्लैक सॉइल भी बोलते हो, ठीक है। फिर साथ ही साथ ये आपके कहाँ मिलते हैं, ये आपके वार्म एरियाज में मिलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो सेमी डेरिड, ठीक है, या फिर जो आपके सेमी ह्यूमिड एरियाज हैं, ठीक है, सेमी ह्यूमिड एरियाज है, वहाँ पे आपको देखने को मिलता है वर्टिसोल। फिर यहाँ पे अगर हम चलते हैं गैली सोल की, तो ये आपको देखने को मिलता है पोलर रीजन में, ठीक है, पोलर रीजन में, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हो कोल्ड एरियाज में, ठीक है, वेरी कोल्ड एरियाज में, ठीक है, वेरी कोल्ड एरियाज में। फिर आखिरी है आपके पास स्पोडोसोल। तो स्पोडोसोल बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलता है माइल्ड समर वाले एरियाज में, ठीक है, माइल्ड समर जहाँ पे होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड जहाँ पे होता है, ठीक है, तो उस जगह पे आपको देखने को मिलता है स्पोडोसोल। और ये मेनली ये वाले जो आपका टाइप है, ये आपको देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में आपको ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये कुछ चीज़ें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या था आपका, हिस्टोसोल। ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे देखो वापस पूछ रखा है कि यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करंट। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है, ओशन करेंट्स वाला जो यहाँ पे टॉपिक है आपका। तो देखो यहाँ पे ना हमें पहचानना है कि कौन से यहाँ पे करेक्ट पूछा है, ठीक है, आपसे कि कौन से यहाँ पे वार्म ओशन करेंट्स है। तो देखो सबसे पहले तो जो आपका यहाँ पे कैलिफोर्नियन करंट है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये कोल्ड है, तो ये पहला ऑप्शन तो हट ही गया, ठीक है। और आपका ये क्रूशियो जो था ये आपका वार्म था, पर आपसे पूछा है यहाँ पे एंड है ना, तो एंड मतलब क्या है कि दोनों ही यहाँ पे आपके वार्म होने चाहिए थे, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करेंट्स, ठीक है। तो दोनों ही अगर वार्म होंगे तभी हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो करेक्ट ऑप्शन है। तो क्योंकि यहाँ पे कैलिफोर्नियन जो करंट है यहाँ पे आपका क्या है, कोल्ड करंट है, तो पहला तो गलत हो गया। फिर दूसरा यहाँ पे देखते हैं, अच्छा दूसरे से पहले हम लोग लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं सी और डी, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आपका बी ऑप्शन ही है। तो जो आपका ये कैनेरीज और यहाँ पे आपका बेंगुएला करंट है, ये आपका अफ्रीकन साइड में आपको देखो मिलता है, ठीक है, और ये दोनों आपके क्या है, कोल्ड करंट है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फॉकलैंड करंट और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट की, तो फॉकलैंड आपने नाम सुना होगा, फॉकलैंड आइलैंड जो यहाँ पे अर्जेंटीना के पास में है, जो कि अभी भी यहाँ पे यूके की टेरिटरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सुना होगा वो पर्टिकुलर आइलैंड के पास से ही आपके ये वाले करंट यहाँ पे जाते हैं, और इसी को ये भी आपके क्या है, ये भी आपका ये है कोल्ड करंट, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट एंड ब्राज़ील करंट, ठीक है, ये आपके क्या है, वार्म करंट है। तो देखो सबसे ईजी वे इसका याद करने का यही है, सिर्फ आप कोल्ड करंट याद कर लो, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे बच गया वो आपका क्या है, यहाँ पे वार्म करंट है, ठीक है। और कोल्ड करंट याद करने का मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ तरीका। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैलिफोर्नियन करंट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो अगर आपको ये पता होता कि मोहावे आपकी एक डेजर्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे मोहावे के पास से ही आपका कौन सा करंट बहता है, यहाँ पे कोल्ड करंट बहता है, और उसका नाम है आपका कैलिफोर्नियन करंट, ठीक है। वही सेम तरीके से आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जैसे सहारा आपकी यहाँ पे डेजर्ट है, ठीक है, और सहारा के साइड में आपका बहता है कैनरीज, ठीक है, ये आपका बहता है सहारा के साइड में। फिर आपका यहाँ पे बेंगुएला है, तो बेंगुएला किसके साथ में बहता है, आपकी अफ्रीका में एक डेजर्ट है नामीब, तो उसके साथ बहता है। तो आप इजी वे में आप याद रख सकते हो, बस डेजर्ट देख लो कहाँ पे कौन सी डेजर्ट है, उसके साथ में कौन सा करंट यहाँ पे आपका बह रहा है, ठीक है। तो आप इजीली बस कोल्ड करंट आप याद कर लो, बचे हुए जितने रह जाएंगे वो सब आपके वार्म करंट होंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रिक्स के साथ आप याद रख सकते हो ये करंट वाला टॉपिक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोल इंडिया लिमिटेड CIL इज और आर यहाँ पे ट्रू, ठीक है। तो आपको 3 स्टेटमेंट दे दिया, आपको बताने इनमें से कौन सी यहाँ पे करेक्ट है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, ठीक है, पर बस आप इतना याद रखना कि कोई भी अगर लेटेस्ट यहाँ पे कोई भी महारत्ना या मिनी रत्ना यहाँ पे कोई भी आपकी कंपनी यहाँ पे बनी है, तो उसके ऊपर आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे जो CIL है ये आपकी एक महारत्ना कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और आपका जो नीचे वाला दे रखा है कि CIL इज द सिंगल लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे है सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है कि ये 20 प्रोविजनल स्टेट्स में फैली हुई है इंडिया के, ठीक है। तो 20 में नहीं है, 8 में है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ तक ये आपका सही था, ठीक है, यहाँ तक आपका क्या था, सही था। CIL ऑपरेट्स थ्रू 82 माइनिंग एरियाज, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ तक। पर उसके बाद यहाँ पे गलत दिया उन्होंने कि 20 प्रोविजनल स्टेट्स, 20 में नहीं है वो 8 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला क्या है, गलत स्टेटमेंट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन 1 एंड 3 यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, कोई भी लेटेस्ट महारत्ना या मिनी रत्ना बनी है, ठीक है, तो वो सब आपको यहाँ पे कंपनीज के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना, ठीक है, तो उसके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दे रखा है द मेजर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया इज डोमिनेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज फैमिलीज, ठीक है। तो देखो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने का नहीं है,
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इंडो यूरोपियन में यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको लोग देखने को मिलेंगे सेंट्रल एशिया में, ठीक है। और इसके रिलेटेड पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है, वहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा भी चुका हूँ। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द प्रिंसिपल लैंग्वेजेस ऑफ JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो उर्दू इनकी है ही, ठीक है, यहाँ पे तो आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। दूसरी यहाँ पे जो गुजारी है ये भी इनकी है, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपको यहाँ पे दे रखी है खोशुर ये भी है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी नहीं है, तो यहाँ पे मोनपा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोनपा आपका क्या है यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रखा है, नॉट पूछ रखा है। तो ये आपकी कहाँ की है, ये आपकी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की आपकी यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो है ये लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ अलग चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पे और भी यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पे और भी बोली जाती है JNK में। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था बाल्टी, ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आपकी भादरवाही, ठीक है, भादरवाही, ठीक। तो ये आपको यहाँ पे ये कुछ और है जो आपको याद रखनी है, और साथ ही साथ मैं पहले भी यहाँ पे आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स कहाँ कहाँ पे रहती है, ठीक है। तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो भी ज़रूर देख लेना। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स इज फाउंड इन सेंट्रल स्पेन, ठीक है। तो आपको जैसे पता होगा कि स्पेन अपनी यहाँ पे बाउंड्री शेयर करता है मेडिटेरियन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका समर यहाँ पे मतलब जो भी आपका क्लाइमेट होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन, मेडिटेरेनियन ड्राई हॉट समर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और जो यहाँ पे इनका वर्ड है मेडिटेरेनियन, ये बेसिकली उसी पर्टिकुलर सी से यहाँ पे इन्होंने ड्राइव किया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आपकी स्पेन है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेडिटेरेनियन ड्राई हॉट समर। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सब आर्टिक की, तो ये आपको देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा जो ठंडी जगह होती है ना, वेरी कोल्ड आप बोल सकते हो एरियाज में आपको देखने को मिलता है सब आर्टिक, ठीक है। और ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल वार्म समर तो जैसे आपका यहाँ पे एशिया में देखने को मिल गया, आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में थोड़ा थोड़ा देखने को मिल गया, ठीक है। और जो आपका सब ट्रॉपिकल स्टेप है ये आपका यहाँ पे बेसिकली रशिया की तरफ में आपका जो बॉर्डर है यूरोप रशिया की तरफ में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशली अगर हम बात करते हैं सेंट्रल एशिया की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा सब ट्रॉपिकल यहाँ पे स्टेपी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो वापस से आपसे यहाँ पे पूछा गया है सेंसेक्स 2011, ठीक है, ये भी मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। सेंसेक्स 2011 से आपको हर साल एक ना एक या दो क्वेश्चन तो देखने को मिलते ही हैं, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसेक्स 2011 इन इंडिया व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर्ड टू बी माइग्रेंट्स इंटरनल, ठीक है। इंटरनल मतलब क्या है, जैसे आप मान लो आप पहले बिहार पे रहते थे, फिर आपने रेसिडेंस यहाँ पे चेंज करके आप न्यू दिल्ली में रहने लग गए, ठीक है। मतलब जो भी आपके माइग्रेशन हुआ है वो इंटरनली हुआ है, ठीक है, इंडिया के अंदर ही अंदर हुआ है, ठीक है। जैसे कोई भी आप नॉर्दर्न स्टेट में रह रहे हो, कोई दूसरे स्टेट में रह रहे थे, अब कहीं और जाके रहने लग गए हो, कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे थे, अब दूसरी एरिया में जाके रहने लग गए हो। तो ये आप इंटरनली जो आप माइग्रेशन करो उसके बारे में आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि दैट इज नाउ सेटल्ड इन प्लेस डिफरेंट फ्रॉम देयर प्रीवियस रेसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला है ये आप बस याद रख लो। इसका आंसर वैसे है आपका यहाँ पे 37%, ठीक है। पर यहाँ पे जो सबसे क्लोज है आपको यहाँ पे है वो बी ऑप्शन जो कि है 35%, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि 37% आपका सब जो है वो मेन यहाँ पे नंबर था। अब यहाँ पे आपको 37 दे नहीं रखा है, तो सबसे जो क्लोज है आपका 35 आपको वो मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्टेट्स की, तो यूपी और बिहार के जो लोग हैं वो दूसरी स्टेट्स पे जाके रहते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे 2011 के सेंसेक्स के थ्रू यहाँ पे पता चला था, ठीक है। अब यहाँ पे अभी लेटेस्ट आपका यही सेंसेक्स चल रहा है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर कर लेना। एक से दो क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी में आएगा ही आएगा, ठीक है, सेंसेक्स से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है 35। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है हिल्सा किस पर्टिकुलर यहाँ पे कंट्री की एक नेशनल फिश है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे नेपाल दिख रहा है, तो वो तो सीधा ही हटा दो, क्योंकि नेपाल का कोस्ट लाइन है ही नहीं, ठीक है। आप समझ सकते हो वो लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको यहाँ पे पता होगा कि इंडिया की कोई नेशनल फिश नहीं है, पर हमारी इंडिया की नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए नेशनल एक्वेटिक एनिमल है हमारा, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल। तो वो कौन सा है हमारा, वो है हमारा डॉल्फिन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है गेंजीज डॉल्फिन, ठीक है। ये हमारी क्या है, ये हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है। आपको यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको अभी रिसेंटली पता होगा, मैं करंट अफेयर के हिसाब से ही बता रहा हूँ, ठीक है। आपको पता होगा गुजरात ने अभी हाल फिलहाल में अपनी एक स्टेट फिश यहाँ पे बताई थी, ठीक है, यहाँ पे घोषित की थी, आप ऐसे समझ लो।
तो स्टेट फिश आपकी उनकी कौन सी थी, वो थी आपकी यहाँ पे घोल फिश, ठीक है। आपको ये भी याद रखनी है, करंट अफेयर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया भी नहीं है इसका आंसर, और पाकिस्तान भी नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की यहाँ पे कौन सी टाइप की फिश है, मतलब क्या है उसका नाम है यहाँ पे महासीर, ठीक है। ये उनकी नेशनल फिश है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश की आपकी हिल्सा जो है वो नेशनल फिश है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका मानसीर है, इसको हम लोग हिमालयन महासीर के नाम से भी जानते हैं, साथ ही साथ गोल्डन महासीर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप ये याद रख लेना, क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल की बात है, ठीक है। और ये तो आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, तो यहाँ से तो ये लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, द विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स विच वॉज रिसेंटली ओपन, ठीक है, रीओपन रिसेंटली, इज लोकेटेड इन। तो देखो ये जो है ना बेसिकली आपका उस टाइम का यहाँ पे करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन था, पर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए डाल दिया, पहला चीज तो ये डिफेंस से रिलेटेड है, और दूसरा आपसे स्टैटिक की तरह भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे ये पूछ सकता है कि विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स कहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको मार्क करना है, उसका करेक्ट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश में। और ये बेसिकली इसका काम क्या है यहाँ पे, इसका काम था यहाँ पे कि एलएसी पे अगर मान लो कुछ भी मूवमेंट होता है तो जल्दी से जल्दी ट्रूप्स को वहाँ पे पहुंचाया जाए। दूसरा चीज, अगर कोई भी यहाँ पे सप्लाई चाहिए हो तो वो भी वहाँ पे उसको पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो चीजें हैं यहाँ पे, ये कौन किसके अंडर आती है, यहाँ पे विजयनगर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड ऑफ इंडियन एयरफोर्स के अंदर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर है। और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, डिफेंस से। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिटीज डज नॉट हैव स्केलेरोफाइल एज इट्स नेचुरल वेजिटेशन कवर, ठीक है। तो जो आपके इस टाइप की आपके जो वेजिटेशन होती है ये आपको देखने को मिलती है ड्राई वाले एरियाज में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो डेजर्ट वाला एरिया हो गया, और जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आपको पर्थ, एडिलेड और क्वींसलैंड दे रखा है, और आपको पता होना चाहिए तीनों ही कहाँ पे आते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया साइड में आते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं। और यहाँ पे इनकी लोकेशन अगर आपको यहाँ पे पता हो तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होगा कि हम ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को हम लोग बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। तो आपको जो ये पर्टिकुलर वेजिटेशन है ये आपको देखने को मिलती है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे क्वींसलैंड है ना, ये आपका यहाँ पे पड़ता है नॉर्थ ईस्ट में, जो कि अभी मैंने आपको पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि ग्रेट बैरल रीफ जो है आपका, जो सबसे बड़ा कोरल रीफ है, वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, और वो आपका नॉर्थ ईस्ट टाइप पे पड़ता है, ठीक है, मतलब नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और यहाँ पे जो आपका क्वींसलैंड है ये भी आपका कहाँ पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ पे क्वींसलैंड तो आपका होना ही नहीं है, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो डज नॉट पूछा है वो आपका यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि क्वींसलैंड होना ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है वो होने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन। और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बस तीन, अगर आपको यहाँ पे सिर्फ पता होती सिटीज तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब नाउ जो बाकी जितनी भी आपकी यहाँ पे सिटीज दे रखी है, तो देखो केप टाउन आपकी साउथ अफ्रीका में है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर वेजिटेशन होती है क्योंकि वो ह्यूमिड है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका लिस्बन आपका पोर्चुगल की यहाँ पे क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पे भी आपका कौन सा इन्वायरमेंट है, ह्यूमिड है, ड्राई एरियाज आपको ज़्यादातर देखने को मिला, हीट एरिया ज़्यादा है, ठीक। फिर लॉस एंजलिस लास वेगस आपका कहाँ पे है, यूएसए में है। और जो आपको ये पर्टिकुलर एरिया दे रखा है, ठीक है, जलपार राइसो, तो ये आपका चिली या फिर आप बोल सकते हो चाइल्ड जो कंट्री है वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे हो डी ऑप्शन। नाउ आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करे आपको अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट होता है आप पूछ भी सकते हो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो वहाँ पे आपको बेसिकली आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी होती रहेगी, वहाँ पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उससे, और साथ ही साथ अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज़ चल रही है। और दूसरा, कोई भी डाउट या कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।